So last time we were doing the questions on union territories, and I have attempted the question number 93rd, and our last question attempted was 93rd. तो मैं एक बार सभी को रिमाइंड करवा देता हूं कि वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के ऊपर ज्यादा लगता है। द गारो खासी एंड जैंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट्स they belong to, last time we have attempted Assam, no, not at all, Assam को नहीं belong करता, and then Meghalaya is the right choice, Tripura ये स्पेलिंग में थोड़ी गलती है, मिजोरम ये भी गलत है। तो 93rd क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज बी। 94th, which of the following statement about jurisdiction over union territories are correct? तो ये क्वेश्चन है। चंडीगढ़ इज अंडर द jurisdiction ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये बिल्कुल करेक्ट चॉइस है। दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज गॉट इट्स ओन हाई कोर्ट, ये भी ठीक है। तो जो कोर्स में से आंसर हमारे पास आता है दैट इज बोथ 1 and 2। जो हमारे पास असम मेघालय ऐसे आता है, ऐसे एक लाइन आती है, यहां पे ऐसे मेघालय आता है, इसके ऊपर असम आता है। एंड प्लीज रेफर टू द मैप ऑफ इंडिया, आप इसको एक बार रेफर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 95th, according to which amendment the union territory of Delhi was known as National Capital Territory of Delhi? 66th amendment at 1991, and then 67th amendment 1991, 68th amendment ये तीनों गलत हैं, and this is correct। 69th amendment at 1991। तो नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं? वो बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की होती हैं, जिनका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। फॉर एग्जांपल कैसे फाइनेंस कमीशन, काग, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है। अकॉर्डिंग टू द काग ऑफ इंडिया एक्ट 1971, काग कैन ऑडिट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, ही इज नोन एज बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। और इसी तरह से हमारे पास इलेक्शन कमीशन इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो जो काग होता है, ही इज गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स, जो पब्लिक का जो पैसा होता है वो सरकार के पास कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट फंड या कॉन्टिजेंसी फंड में वगैरह में होता है, तो ये उसका ऑडिट करता है। ऑल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल उसका ऑडिट करता है। ऑल स्टॉक्स एंड स्टोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस, उसका भी ये ऑडिट करता है। और उसके बाद अकाउंट्स ऑफ ऑल बॉडीज फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका भी ऑडिट करता है। फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टॉक्स एंड स्टोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस, अकाउंट्स ऑफ ऑल प्राइवेट कंपनीज सेट अप अंडर कंपनीज एक्ट 1956। देखो सभी प्राइवेट कंपनीज का ये ऑडिट नहीं कर सकता। इवन जो काग है ना, आप एक बात माइंड में सेट कर लीजिए, काग जहां पे गवर्नमेंट का मनी इन्वॉल्व होता है उसका ही ऑडिट करता है। गवर्नमेंट का स्टेक्स, जैसे हमारे पास पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और काग के सामने एक और प्रॉब्लम होती है। देखो गवर्नमेंट का, उसने काग ने अगर ऑडिट करना है तो गवर्नमेंट ऑफिसेस का काग ऑडिट कर देगा। लेकिन जो हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका ऑडिट करने की क्षमता काग में नहीं होती, तो वहां पे वो क्या करता है, या तो वो एम्पैनलमेंट करता है, कुछ ऑडिटर्स को एम्पैनल कर लेता है, और टेक्स हेल्प फ्रॉम डोमेन एक्सपर्ट्स। जैसे किसी इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट का या इंजीनियरिंग बिल्डिंग का उन्होंने ऑडिट करना है, तो ही मे नीड द हेल्प ऑफ एन इंजीनियर। या जहां पे टेक्निकल काम होता है तो उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स या डोमेन एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो काग वहां पे क्या करता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक है, एसबीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इधर जो ऑडिट है वो प्राइवेट प्रोफेशनल करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट के स्टेक से रिच है गया, उन्होंने एम्पैनलमेंट का काम है जरा वो हमारे पास काग कर देता है। एंड एट द सेम टाइम कुछ ऑडिट प्रोफेशनल एजेंसीज करती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी का ऑडिट काग नहीं करता। प्राइवेट कंपनी की अलग कंडीशंस होती हैं, दे हैव टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय ए सीए।
ऐसी कुछ उनकी कंडीशंस होती हैं, वो इनके अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 4 है, दैट इज रॉन्ग। तो इसका जो आंसर बनता है ये सी बनता है। एंड एट द सेम टाइम 97th, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज एंड फंक्शन हैज बीन असाइंड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? लीगल एडवाइस वो रेंडर करता है, बिल्कुल ठीक है। आर्बिट्रेट इन डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, नॉट एट ऑल। टू कंट्रोल यूनियन एंड स्टेट इनकम एक्सपेंडिचर, ये दोनों भी नहीं है। तो इसमें द करेक्ट ऑप्शन, तो ये एक बी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग एंड बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो 97th की ए ऑप्शन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। गवर्नर का जो हमारे पास हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट जज टू बी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, तो ये तो ठीक है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन रखता है उसको वो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बना सकते हैं, बिल्कुल जी। पंजाब में रिसेंटली एजी का केस बहुत बॉयल अप हुआ था। द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल इज ए पब्लिक ऑफिस एंड ही इज द फोरमोस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो 98th की जो ऑप्शन हमारे पास है वो सी है। एंड नेक्स्ट इज 99th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ कॉग। कॉग इज द फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बिल्कुल ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1921 में एस्टैब्लिश हुई थी। इट हैज नो कंट्रोल ओवर द इश्यू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इश्यूएंस ऑफ मनी में कॉग का जो इतना रोल नहीं होता, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इंडिया का जो कॉग है, ही इज ओनली ऑडिटर जनरल, ही इज ओनली ऑडिटर। जो सी है, सी स्टैंड्स करती है फॉर कॉम्प्ट्रोलर। कॉम्प्ट्रोलर इज समवन हु कंट्रोल्स द इश्यूएंस ऑफ मनी। जो यूके का काग है, यूनाइटेड किंगडम्स का काग है, ही इज कॉम्प्ट्रोलर एज वेल एज ऑडिटर। लेकिन जो इंडिया का काग है, ही हैज गॉट नो कंट्रोल ओवर इश्यूएंस ऑफ मनी। इट इज कंसर्न्ड ओनली एट द ऑडिट स्टेज व्हेन द एक्सपेंडिचर हैज ऑलरेडी बीन टेकन प्लेस। इसने ठीक लिखा है। ऑडिटर जो हमारा काग है, ये तो पोस्टमार्टम करता है, पोस्टमार्टम करता है। तो 99th जो क्वेश्चन है, इसकी ऑप्शन हमारे पास डी है। सभी आंसर्स इसके करेक्ट हैं। Next, consider the statements in the light of powers and functions of National Commission for Scheduled Castes। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इसकी पावर और फंक्शंस हमारे पास क्या है? Summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India, ठीक है, this is correct। They can examine with oath to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided by scheduled caste under Indian Constitution। जो सारे मैटर्स जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, उनकी इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटरिंग करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड टू एवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ देयर डेवलपमेंट, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सबमिट करता है। तो ठीक है जी, ऑल ऑफ द ऑप्शंस रिटन हियर आर करेक्ट। तो ये तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी जो अब तक हमने कवर की है। वी हैव गॉट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे प्लानिंग कमीशन, आजकल हम इसको नीति आयोग बोलते हैं, और इसी तरह से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, विमेन के कमीशन भी इसी तरह से हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हमारे पास है, NHRC, दिस इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये क्या काम करता है? रिव्यूज एंड सेफ गार्ड प्रोवाइडेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ इन फोर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंड मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, दिस इज करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून है, उनको रिव्यू करता है, और अगर कोई एक्स्ट्रा मेजर ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए, वो रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को, दिस इज करेक्ट। इंटरवीन इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एनी एलिगेशंस ऑफ वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बिफोर ए कोर्ट। अगर कोई कोर्ट के पास कोई ऐसा मामला है जहां पे मतलब कि उसको लगता है कि ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है या एलिगेशन है, तो उसमें वो इंटरवीन कर सकता है, और इसके पास स्यू मोटो पावर है। जो हमारे पास ह्यूमन राइट्स कमीशन है, स्यू मोटो, ये अपने आप भी कार्रवाई कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो विक्टिम है, वो केस करता है, लेकिन स्यू मोटो पावर ऐसे होता है कि बिना किसी के केस के जो कोर्ट है या ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो अपने आप उस बात को नोटिस करके और जो प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है जहां पे ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो।
अबैटमेंट हो या ह्यूमन राइट वायोलेट करने के लिए किसी को उकसाया जाए या कोई ऑफिसर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी करता है। कोविड-19 में थोड़े से एक आध केस जो था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने स्यूमोटो लिया था। तो स्यूमोटो पावर इनको बार बार इस्तेमाल करनी चाहिए। एंड आई एम वेरी मच शेल शॉक्ड कि कोविड-19 में इतनी ह्यूमन राइट वायोलेशन हुई और इसने खास करके जो प्रवासी मजदूर सीगे, बिहारी मजदूर सीगे, दे वर वेरी मतलब कि इनह्यूमनली डेल्ट विद बाय द गवर्नमेंट। ट्रेन्स वो घर जाना चाहते सी ते ट्रेन्स बंद करतियां, ਜਿਹੜੇ पैदल जा रहे सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ रोक रहे सी। तो ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਗਿਵਨ ਅਬਵ ਇਜ਼ ਔਰ ਆਰ ਕਰੈਕਟ? 1 and 2, 2 and 3। तो ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਨੇ। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the light of functioning of National Development Council, consider the following statement। National Development Council plan approve ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ NDC। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਈਵਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ कि एक सुपर स्ट्रक्चर है, पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1952 ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। तो एक गवर्नमेंट ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ तो ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। 1986 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 263 ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल रख दो। तो अब इसमें क्या था, टू प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल प्लान इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्लानिंग। ये ठीक है, दिस इज करेक्ट। टू कंसिडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज अफेक्टिंग नेशनल डेवलपमेंट, ये भी ठीक है। टू कंसिडर नेशनल प्लान एज फॉर्मुलेटेड बाय प्लानिंग कमीशन। मैंने आपको बिगिनिंग में बोला था जो प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता है ये उसको अप्रूव करता है। तो इस क्वेश्चन का भी जो ऑप्शन है हमारे पास, तो दिस इज सी ऑप्शन। नेशनल डेवलपमेंट वॉज क्रिएटेड टू मोबिलाइज द सपोर्ट फॉर प्लान, टू मोबिलाइज द सपोर्ट फॉर प्लान or to promote common economic policies to ensure socio-economic justice। जस्टिस जो है ना, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एंश्योर करना कोर्ट का काम होता है। एक जस्टिस और दूसरा एंश्योर टर्म, तो दिस इज रॉन्ग। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है इसकी 1 और 2, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। Next question, consider the statement about the functioning of National Commission for Women। We have got National Commission for Women, investigate and examine all matters relating to the safeguard provided for women under the Constitution and other respective laws। This option is correct। To make reports and recommendations for effective implementation of those safeguards for improving conditions of women by union and state। तो ये भी हमारे पास ठीक है। पार्टिसिपेटिंग एंड एडवाइजिंग ऑन द प्लानिंग प्रोसेस फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है जी। टेकिंग अप द केसेस ऑफ वायोलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉ रिलेटिंग टू वुमेन विद एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, तो ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 1/5, विद रिगार्ड टू द बिजनेस advisory committee BAC, consider the following statement। it is an ad hoc committee। दो तरह दी कमिटीज हमारे पास होती हैं, वन इज ad hoc एंड अदर इज स्टैंडिंग कमेटी। जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं दे आर द परमानेंट कमेटीज, और जो ad hoc कमेटी होती हैं इनका एक पर्पज होता है। जब वो पर्पज सर्व हो जाता है तो ये जो कमिटीज हैं ये डिसबैंड हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाती हैं। तो देर आर सेपरेट बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा, ये करेक्ट है। इट रेगुलेट्स द प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउसेज, ये भी करेक्ट है। पीएम हेड्स बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, तो ये गलत है।
पीएम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को हेड नहीं करती हैं, एंड दिस इज नॉट एन एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी वो होती है जो किसी एक पर्पस के लिए बनाई जाती है और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो वो खत्म हो जाती है। तो अब जो हमारे पास हाउस का जो टाइम टेबल रेगुलेट करना है, दिस इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी, तो दिस इज ए स्टैंडिंग कमेटी। तो ये स्टैंडिंग कमेटी है। तो इसकी जो ऑप्शन मेरे पास है दैट इज सी, 2 and 3। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसेजेस 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन है ये 3 तरह की सर्विसेज को एनविसेज करती है। नेवी, नो, ये भी नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज। आर्टिकल 309 के अंडर ये जो हमारे पास 3 सर्विसेज हैं, इनको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ। और इससे पहले हमारे पास कई और सर्विसेज थी, जैसे सारी ये आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज थी, इंडियन पुलिस सर्विसेज थी। तो नेक्स्ट इन इंडिया न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड through the amendment to the constitution? No. By the union government in consultation with UPSC? No. By the parliament? Yes. By the president on advice of union minister? No, not at all. जो इन्होंने ये क्वेश्चन में एक कैच पॉइंट है कि ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट तो पार्लियामेंट करती है, लेकिन जो क्रिएशन का प्रोसेस इनिशिएट होता है वो राज्यसभा से होता है। राज्यसभा हैज टू पास ए रेजोल्यूशन इन द फेवर ऑफ क्रिएशन ऑफ ए न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बाय 2/3 मेजॉरिटी। तो एक बात मैं यहां पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, जैसे हमारे पास IAS है, दिस इज ऑल इंडिया सर्विस। एक बात ये ध्यान से देखना, IAS इज ऑल इंडिया सर्विस। दूसरी ऑल इंडिया सर्विस जो है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, और जो तीसरी ऑल इंडिया सर्विस है वो इंडियन पुलिस सर्विसेज है। इंडियन पुलिस सर्विस इज ऑल्सो एन ऑल इंडिया सर्विस। ऑल दीज 3 दे आर कंट्रोल्ड। इसको होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, इसको जो कंट्रोल करती है वो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री मोस्ट प्रोबेबली, और इसको जो कंट्रोल करती है ये पर्सोनल है, पर्सोनल मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर। तो अब जो जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहता है हर एक पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल क्लास वांट्स टू कंट्रोल जुडिशरी। तो जैसे IAS, IFS और IPS के ऊपर देयर इज ए गवर्नमेंटल कंट्रोल, तो गवर्नमेंट वांटेड टू इंट्रोड्यूस इंडियन जुडिशियल सर्विसेज, लेकिन उसके लिए राज्यसभा का रेजोल्यूशन पास हो गया, एग्रीमेंट नहीं हुआ। बिकॉज इफ वी स्टार्ट इंडियन जुडिशियल सर्विसेज ऑन द लाइन ऑफ IAS, IFS और IPS, तो देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो प्रोविजन था कि डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट तक ना, जैसे डीसी साहब होते हैं IAS से आते हैं, ऐसे जो हमारे मत के डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, दे शुड कम फ्रॉम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो ऐसा बाद में रेजोल्यूशन तो राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन फाइनल इसका अप्रूवल नहीं हुआ। Constitutional safeguard to civil servants ensured by, तो सिविल सर्वेंट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं वो हमारे पास आर्टिकल 311 सिक्योर करता है। कैसे? आर्टिकल 307 ये बोलता है कि किसी भी आदमी को डिसमिस नहीं किया जा सकता बाय वन सबॉर्डिनेट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अगर किसी को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट विल बी द डिसमिसिंग अथॉरिटी। गवर्नर ने अपॉइंट किया, गवर्नर शैल बी द डिसमिसिंग अथॉरिटी। जितने भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं ग्रुप बी या ग्रुप ए के डिसमिस होते हैं अगर, तो उनकी जो डिसमिसल है वो गवर्नर साहब, उनकी टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज की जो लेटर है वो गवर्नर साहब इशू करते हैं। तो एनी वन सबॉर्डिनेट टू गवर्नर कैन नॉट इशू इट। एक एक्सेप्शन है इसकी, खालिस्तान की मूवमेंट के सपोर्टर हुए हैं एक IAS ऑफिसर, उनकी जो रिमूवल थी दैट वाज डन बाय द गवर्नर। उनका नाम था, ही वॉज ICS कपूर सिंह, बड़े जबरदस्त स्कॉलर सीगे हैं। पहली गल तो ICS सीगे, इवन प्रेसिडेंट भी इन्होंने रिमूवल नहीं सी कर सकता बिकॉज ही वॉज अपॉइंटेड बाय द
क्वीन। लेकिन साडी कॉन्स्टिट्यूशन च प्रोविजन है कि जो क्वीन कोले पावर सी बाद जो राष्ट्रपति कोल आ गए, तो इन्हां दी जिहड़ी रिमूवल सी ना ICS कपूर सिंह दी, ये मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली शिमले उस वेले पोस्टेड सीगे। तो ICS कपूर सिंह ने इन्हां दी रिमूवल जिहड़ी होई सी दैट वाज ऑन द ग्राउंड कि इन्हां दा मतलब कि करप्शन चार्जेस सीगे, बेसिकली मतलब कि चार्जेस तां सीगे बट डिसमिसल वाज नॉट वारंटेड। ये सैपरेट सिख स्टेट बारे गल करन लग गए सी, सैपरेटिज्म करन लग गए सी, ते गवर्नमेंट उस वेले बड़ी सेंसिटिव सी क्योंकि इंडिया आजाद होया सीगा, कित्थे तां इंडिया नूं इकट्ठा करन दे लई कोशिशां चल रहीआं सी। तो सैपरेटिस्ट ओपीनियन कैन नॉट बी टॉलरेटेड एट दैट टाइम, तो मोस्ट प्रोबेबली इन्हां दे करके रिमूवल हुई है। तो दिस वाज इन वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Which of the following statement related to the Central Administrative Tribunal is correct? Central Administrative Tribunal श्री राजीव गांधी जी ने एस्टैब्लिश कराए सीगे, इन्हां नूं कैट कहंदे आ। तो ये जिहड़े सिविल सर्वेंट्स दीआं जिहड़ियां शिकायतां शकूयतां सुनदे ने ते इहदी कंपोजिशन इस हिसाब नाल रखी जांदी है कि इन्हां दे विच जजेस भी हुंदे ने, तो बाकी एक्सपीरियंसड सिविल सर्वेंट्स भी हुंदे IAS ਤੋਂ। तो ये जिहड़ा कैट सीगा साडे कोले 19 इनू स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर के उत्ते एस्टैबलिश किया गया सी, स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर के उत्ते। तो राजीव गांधी जी ने इनू एस्टैबलिश किया सी। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो पहला ये लिखा है कि यह साडे कोले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट्स मैंबर आर ड्रॉन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड, इत्थों तक तो ठीक है। ऑनली इन्हें गलत कहता, ऑनली ने इस स्टेटमेंट नूं गलत साबित करता, इनू कटिया। इट इज नॉट बाउंड बाय प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये ठीक है क्योंकि जो सिविल प्रोसीजर फॉलो करोगे डिसीजन जल्दी नहीं होता। इट्स ज्यूरिसडिक्शन कवर्स मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एज वेल सेंट्रल सर्विसेज एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट, ये भी ठीक है। इट वॉज सेटअप इन 1985। तो इन्होंने जरा 1985 दे विच एस्टैबलिश किया गया, तो यह जरा साडे कोले सिविल प्रोसीजर ऑफ कोड के नाल बंद नहीं हैगा। तो जिहड़े इहदे मैंबर्स ने ट्रिब्यूनल दे, ये सिविल सर्विसेज तो ते जुडिशियल सर्विसेज तो असीं इन्हां नूं ड्रॉ करते हैं। तो ये साडे कोले जिहड़ी इहदी ऑप्शन सी करैक्ट है। मैनूं शुरू दे विच जदों क्रिएट किया गया सी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इट वॉज क्रिएटेड एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के अंडर। बाद दे विच इन्हां नूं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसी अमेंडमेंट प्रोसेस के थ्रू बना दिता गया सीगा। तो हुण साडा जिहड़ा लास्ट क्वेश्चन आई विल टेक अप, स्पैशल प्रोविजन फॉर द सिक्स स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट नंबर 12 कॉन्स्टिट्यूशन के 12वें पार्ट के विच नहीं। तो दिस इज रॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूशन के 12वें पार्ट के विच नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है साडे कोले पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। अगला पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑप्शन दुरुस्त लग रही है। इस तो अगे पार्ट 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जिहड़ी ऑप्शन है यदि ऑप्शन ये ठीक नहीं लगी। तो साडे कोले जिहड़ियां इहदियां मेन ऑप्शन जो है साडे कोले सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यदि जो साडे कोले जिहड़ी ऑप्शन ठीक है वो सी है। बाकी ने जिन्नियां भी इन्हें साडे कोले ऑप्शन दे रखी हैं, साडे कोले पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ते उस तो बाद पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ते साडे कोले पार्ट 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारियां गलत ने। ते तुहानूं ये किहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दा पार्ट हैगा इहदे बारे जिहड़ी नॉलेज होनी है वो बड़ी मतलब जरूरी होंदी है। तो इहदे तरह के साडे कोले जिहड़े क्वेश्चनस ने वो आम तौर पर आउंदे रहिंदे आ किहड़े शेड्यूल का पार्ट है। हुण जिस तरह जिहड़ा साडे कोले पार्ट 12 है ये फाइनांस नूं डील करदा है, जिहड़ा पार्ट 14 है ये सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स नूं डील करदा है। तो 21 तो आपां कर ही लिया है, जिहड़ा पार्ट साडे कोले 21 है तो इहदे विच साडे कोले टैंपरेरी एंड ट्रांजिशनल ते स्पैशल प्रोविजनस है। जिहड़ा पार्ट 22 है इहदे विच शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी एट द आर्टिकल्स विच हैव बीन डिलीटेड ये है। तो ये साडे कोले सी इहदा जिहड़ा आंसर सीगा। तो ये सैशन अपना इत्थों तक ही सीगा।